नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के द्वितीय प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं कि यह लेक्चर इतना नहीं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और क्वेश्चंस के आंसर को आपको लिखना कैसे है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। यानी क्वेश्चंस तो आपको दिए होंगे इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ में उनके उत्तर भी नीचे आपको लिखित रूप में दिखेंगे बोर्ड पर, और मैं उसको समझाते हुए जो कठिन शब्दावलियों में चीजें हैं उनको सरल भाषा में आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ही बारीकी के साथ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें मैंने रखा है। आपको बता दूं, अगर आप बीए पंचम सेमेस्टर में होते हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सुदूर संवेदन और जीआईएस के अनुप्रयोग या उपयोग के बारे में आपको बेसिकली यहाँ पर पढ़ना होता है। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अलावा एमजेपी आयु बरेली विश्वविद्यालय रोहिलखंड और बीयू झांसी, और ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे कई विश्वविद्यालय और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि आप सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ज्योग्राफी का प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आपको प्रादेशिक भूगोल पढ़ना, उसका भी जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा। ऐसे ही वैसे मैंने एक दे रखा है, फिर से मैंने आपका रिवीजन क्लास के तौर पर दे दी जाए, तो आइए जानने का प्रयास करते, चूंकि यह चैप्टर आपको बहुत ही हार्ड लगता था, बहुत ही कठिन लगता है इसके बारे में, मतलब ये चैप्टर आपको या ये पेपर, तो आइए इस कठिनता को दूर करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब होगी तो बीच में अगर खांसी वगैरह आएगी तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आ चुका प्रश्न, सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए। सुदूर संवेदन, सुदूर माने दूर की चीजों को किस तरीके से प्रकार से महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सुदूर संवेदन बेसिकली वही होता है। लायड और साबिंस महोदय कहते हैं कि सुदूर संवेदन शब्द का तात्पर्य उन विधियों से, यानी कि सबसे पहली बात एक मेथड होता है सुदूर संवेदन। क्या होता है? एक मेथड होता है सुदूर संवेदन, यानी उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने, यानी कोई लक्ष्य है उसको पहचानने की एक विधि के रूप में काम करता है सुदूर संवेदन। पहचानने तथा उनके लक्षणों को, यानी कि जब आपने उन विधियों के द्वारा, सुदूर संवेदन नाम की विधि के द्वारा आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पहचान जाएं, उस लक्ष्य के जो लक्षण है, उस लक्ष्य की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को आप माप ले जाए, यानी उसका मापन भी कर ले जाए। उसके लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी कि प्रकाश, उष्मा या रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। यानी सुदूर संवेदन एक मेथड है जिसमें हम प्रयोग किसका करते हैं? प्रकाश, उष्मा या रेडियो तरंगों के द्वारा हम अपने लक्ष्य को पहचान पाते हैं और उस लक्ष्य के जो लक्षण होते हैं या उस लक्ष्य की जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं को हम जान पाते हैं। सबसे पहली बात क्या क्लियर हुई कि सुदूर संवेदन क्या है? एक मेथड है, एक विधि है दूर की वस्तुओं को जानने की, एक लक्ष्य है उसको पहचानने की, लक्ष्य की विशेषताओं को निर्धारित करने की। ठीक है, एक विधि है, किसके माध्यम से होता है? उसमें इस मेथड में आप देखते विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश आता है, उष्मा, रेडियो, इन सभी तरंगों के माध्यम से हम किसी लक्ष्य या किसी दूर की चीजों के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं। सुदूर संवेदन बेसिकली वही होता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल लाइक करो, ठोको सभी लोग। तो ये कहते हैं लायड और साबिंस महोदय। दूसरे विद्वान आते हैं, कहते हैं कि लायड और साबिंस तो दो लोग मिलकर के परिभाषा दी, तो हम भी अकेले नहीं, हम भी दो लोग हैं। कहा कौन कौन? कहे बैरेट और कार्टीज। बैरेट और कार्टीज नाम के दो महान विद्वान आते हैं भूगोलवेत्ता। ये कहते हैं रुकिए थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, हम भी बता रहे हैं। तो बैरेट और कार्टीज बड़े गदगद वाणी में कहने लगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहा कि किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों के द्वारा, युक्ति माने कोई विधि हो गई, कोई प्रयास हो गया, कोई जुगाड़ हो गया, ठीक है, वही युक्ति हो गई, उसके द्वारा लक्ष्य के अवलोकन माने होता देखना, लक्ष्य माने जो आपने साधा है। आपको मान लेते हैं 3 बीघा लंबे की वस्तु की फोटो खींचनी है,
तो आप कैमरा को जूम करके फोटो खींच लेंगे, तो वही विधि एक प्रकार सुदूर संवेदन हो जाएगी आपकी। तो किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों के द्वारा, युक्ति को कैमरा के माध्यम से, तमाम युक्ति हैं ऐसे, युक्ति के द्वारा लक्ष्य को अवलोकन यानी देखने को ही सुदूर संवेदन कहते हैं। किन्हीं दूर की चीज को हम देख पाते हैं, उसका अवलोकन कर पाते हैं, उसका निरीक्षण परीक्षण इत्यादि कर पाते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, वही है। तो बैरेट और कार्टीज ने कहा कि हमने बड़ी सरल शब्दों में परिभाषा दी और आप लोग तो बचा रहे थे, इसलिए शुक्ला सर को पढ़ाने आना पड़ा, ठीक है। बच्चों समझ नहीं पाते इन चीजों को, तो लायड ने कहा कि ठीक है चलिए तुम देखते हैं कितनी सरल परिभाषा। तो बैरेट कहते हैं रुको, बैरेट और कार्टीज ने दोनों ने मिलकर के कहा कि किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों के द्वारा किसी लक्ष्य के अवलोकन को सुदूर संवेदन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा लिख दीजिएगा, एग्जामिनर पिघल जाएगा। चले, तो सुदूर संवेदन बेटा ये होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलो प्रश्न आप देखो, दूसरा नंबर प्रश्न है। तो ऐसे ऐसे समझो पूरा चैप्टरवा जो है तहार ये अक्के जो वीडियो मतलब अक्के वीडियो में सब समाप्त हो जी, और कहूं कुछ पढ़ाई जरूरत ही ना पड़े। मतलब आप जान लियो कि यह मेयर आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें आपको हर एक चीज को बहुत ही सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में, देहाती भाषा में, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं उस भाषा में आपको समझाने का प्रयास मात्र एक YouTube चैनल करता है, वो शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सब सभी लोग इसका सपोर्ट करें, शेयर करें सभी दोस्त। चलिए, सुदूर संवेदन का क्या अर्थ है बताइए, यानी कि मीनिंग क्या होती है सुदूर संवेदन की, ठीक है। जिसको सुदूर संवेदन क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली मतलब GIS को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट क्या काम करता है, जैसे ये रिमोट है, अब यह रिमोट जो है आजकल के रिमोट है, ये पहले वाला रिमोट नहीं, आजकल का रिमोट है। ये टीवी बोर्ड इधर है, अभी इसमें से हम बटन दाबेंगे इधर मुंह करके, तभी ये टीवी में चीजें बदलती रहेंगी, ठीक है। ये रिमोट, ये सेंसिंग, सेंसर पर काम करता है। सेंसर माने संवेदना पर काम करता है, इमोशंस पर काम करते हैं। मतलब वो इमोशन नहीं जो मनुष्य वाले होते, प्रेम वाले, ठीक है, वो इमोशन नहीं। ये लोग एक प्रकार संवेदन पर काम करते हैं। सेंसर इसमें लगा हुआ है, यही सेंसर दुप दुप जलता है और वो कैच कर लेता है। ऐसे ही फोन वगैरह आप करते हैं, यहां से फोन मिलाए, हाँ कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाया, तो तुरंत कहां पहले लगेगा, पहले आपके बाबू के पास आपका फोन नहीं जाएगा, पहले जाएगा भैया कहां पर, आपके नजदीकी टावर तक जाएगा। अब आपकी आवाज, बाबू की आवाज पहले टावर तक पहुंचेगी, फिर बाबू की आवाज उस टावर से उस सैटेलाइट पर पहुंचेगी, जो सैटेलाइट ऊपर एक प्रकार से भ्रमण कर रहा है। एक सैटेलाइट होता है रुका रहता है, एक सैटेलाइट भ्रमण कर रहा होता है, तो वही उस सैटेलाइट जो कृत्रिम उपग्रह जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वहां तक आपकी एक प्रकार से बाबू की आवाज जाएगी। फिर आपकी बाबू की आवाज को वह सैटेलाइट यानी वह कृत्रिम उपग्रह, वह उस बाबू के जो आपने अपने बाबू के पास भेजा है वहां तक एक प्रकार से वो शेयर करेगा उस इंफॉर्मेशन को। वह इंफॉर्मेशन जो है जाएगी उस नजदीकी टावर के पास जहां से आपकी बाबू बिलोंग करती हैं। तो जब वहां पर एक प्रकार से पहुंचेगी वो इंफॉर्मेशन उस टावर के पास, तो उस टावर से फिर वो टावर ढूंढेगा कि भाई कौने मोबाइलिया में इसकी फलाने बाबू कौन है, तो ढूंढेगा कि भाई अच्छा ये फलाने घर में इस कमरे में लेटी हैं, ठीक है। तुरंत उनके फोन में जाएगा, हाँ, तब वहां पे सुनाई पड़ेगा, हाँ हेलो बाबू कैसी हो। तो इस तरीके से एक प्रकार से ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही आप एक प्रकार से एक कमरे में लेट करके आप दुनिया के किसी कमरे में लेटे हुए पुरुष या महिला से आप बात कर सकते हैं। यहां तक कि आप एक प्रकार से वीडियो कॉलिंग भी बात कर सकते हैं। आप ऐसे फोन निकालो, आपका चेहरा उनके समक्ष आएगा और आपका चेहरा उनके समक्ष और उनका चेहरा आपके समक्ष, आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। ये रिमोट सेंसिंग की उपयोगिता है। तो रिमोट सेंसिंग एक प्रकार से आज के भौतिकवादी समाज में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा समझनी पड़ेंगी। तो सुदूर संवेदन का अर्थ होता है किसी दूर स्थिति, किसी दूर स्थित घटना, वस्तु अथवा धरातल के बारे में, कोई दूर स्थित, कोई किसी दूर स्थिति स्थित घटना, वस्तु या धरातल कोई है उसके बारे में सूचना को, डाटा को यानी आंकड़ा को प्राप्त करना, यानी कहीं दूर के बारे में। जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या आप टेलीफोन के माध्यम से आप जान पाते। तो कहीं पर दुनिया में कोई चीज घट रही है, आप आपके टीवी पर वो चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। हो रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध, ठीक है, और वहां से एक प्रकार चीजें आ रही हैं आपके टीवी में दिख पड़ रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे सूचनाओं और आंकड़ों को प्राप्त करना, चाहे किसी भी घटना की हो, चाहे कहीं किसी वस्तु की हो, किसी भी धरातल पर घटित हो रही घटना हो, उसके बारे में आंकड़ा या सूचना को इकट्ठा करना, प्राप्त करना, यही सुदूर संवेदन होता है। दूसरे शब्दों में मोटे तौर पर सुदूर संवेदन का अर्थ होता है कि बिना किसी भौतिक संपर्क के, भौतिक संपर्क मतलब एक प्रकार से बिना किसी एक प्रकार से हम
एक दूसरे से मिले हुए या एक दूसरे से संबंधित या आसपास की चीजों के मिले हुए वस्तु या घटना के संबंध में सूचनाएं एकत्र करना भी एक प्रकार से क्या होता है, मतलब भौतिक संपर्क, मतलब फिजिकली आप उससे जाकर के ना मिले और उससे फिजिकली ना मिलने के तदुपरांत, मतलब उसके फिजिकली ना मिलने पर भी आप उसके बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा कर लें, उस घटना के बारे में, उस वस्तु के बारे में। तो एक प्रकार से वही सुदूर संवेदन की प्रणाली के द्वारा ही ऐसा संभव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं बताइए। प्रक्रियाएं, ठीक है, प्रोसेस इसकी क्या होती हैं। सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं निम्न है। जैसे पहली बात है आंकड़े को अर्जित करना, इसमें क्या होता है, डाटा का कलेक्शन करना। जैसे ये बेसिकली शोध में, वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह में इसमें ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं सुदूर संवेदन का। ठीक है, आजकल तो शादी ब्याह में भी एक प्रकार से जो है ड्रोन उड़ाता है कैमरामैन, और उसके बाद में ऊपर से फोटो ले लेता है कि बाल में कितनी रूसी पड़ी है, डैंड्रफ कितने बाल में है, कितनी जुआ टहल रही, वो सब भी निकाल करके दे देगा कि भाई ये लोग फलाने के बाल में इतने डैंड्रफ है, सब कुछ निकाल करके दे देगा वो ड्रोन वाला कैमरा। और ठंडी में ऊपर से जब उड़ाता है बारात में जाओ तो इतना ठंडी लगती है कि जो महिलाएं होती हैं जो कपड़ा वपड़ा पहन के फैशन दिखा रही होती हैं, उन सभी को इतनी ठंडी लगती है, कहते हैं भैया इसको ले जाओ, यहाँ से हटाओ, इसको जल्दी हटाओ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब सुदूर संवेदन के ही पार्ट है। तो आंकड़े को अर्जित करना, आंकड़ा मतलब डाटा को इकट्ठा करना, जानकारी को इकट्ठा करना, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया होता है आंकड़ा का विश्लेषण करना, डाटा जो आपने प्राप्त किया है उस डाटा का एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं हैं, लिख दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, सुदूर संवेदन की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी है, अवस्थाएं कौन सी हैं। देखिए सुदूर संवेदन की कई अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ऊर्जा स्रोत, ठीक है, दूसरी है ऊर्जा का वायुमंडल के साथ अन्योन क्रिया, तीसरा है प्रतिबिंब प्रक्रमण और विश्लेषण, फिर चौथी होती है ऊर्जा का संवेदक के द्वारा अभिलेखन करना। इस तरीके से पहले ऊर्जा स्रोत कुछ होता है, किसी जैसे कि आप फोन की बैटरी आपके पास होगी तभी आप जो है फोन से कैमरा खींच पाएंगे, फोटो खींच पाएंगे। वायुमंडल के साथ अन्योन क्रिया होगी, यानी कि जो वायुमंडल में आप कैसे फोटो, आपने फोन मिलाया या फोटो खींचा तो कहीं ना कहीं पे, या फोटो आप कहीं पर भेज रहे हो तो उससे पहले सैटेलाइट संपर्क करना पड़ेगा, सारी चीजें होंगी। तो वही सब चीजें एक प्रक्रियाएं या अवस्थाएं होती हैं। फिर उसके अंदर लास्ट में जो ऊर्जा संवेदक होता है उसके द्वारा अभिलेखन होता है चीजों का, और इस तरीके से इसकी प्रक्रियाएं संपन्न होती है, अवस्थाएं संपन्न होती है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या लक्षण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कई लक्षण है। पहला लक्षण तरंग दैर्ध्य, दूसरा है तरंग आवृत्ति और तीसरा तरंग वेग। ये तरंगों के एक प्रकार से लक्षण होते हैं। तरंग आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, ठीक है, वेवलेंथ जिसको आप बोलते हैं, और तरंग का वेग कितना है, कितना एक प्रकार से तेज वो एक प्रकार से जा रही है, वेलोसिटी वगैरह कितनी है। तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड उसकी एक प्रकार से जो लेंथ है वो सब, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, विद्युत और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट काम कर रहा है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। देखिए सूर्य विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय स्रोत है, मतलब सूर्य जो है एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य जो है दुनिया का एक प्रकार से बात की जाए सबसे पहला स्रोत और सबसे जबरदस्त स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। सौर ऊर्जा के आजकल आप देखते हैं प्रेशर कुकर भी सोलर कुकर बन चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही तमाम प्रकार के सोलर पैनल को आधारित आप देखते हैं कि जो है गाड़ियां ही बन चुकी हैं, मोटरसाइकिल वगैरह भी बनाए जा चुके हैं, ठीक है। सोलर पैनल से लोग सिंचाई भी कर रहे हैं। तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य जो बने होता है वेवलेंथ। देखिए प्रकाश अथवा विद्युत चुंबकीय तरंग पूरे कंपन के साथ जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ए नाम के किसी एक प्रकार से बिंदु से कोई तरंग निकलती है और इस तरीके से तरंग जो है जा रही है और यहाँ पर बी नाम के व्यक्ति तक एक प्रकार से ये दूरी आ गई, तो इसकी जो लंबाई हो गई पूरी, यही लेंथ जो होती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस तरीके से तरंग की चलती रहती है, तो फ्रीक्वेंसी ये होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मतलब कि किस तरीके से कंपन कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी उसकी ये होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ये, ठीक है, इसको बोलते हैं तरंग, मतलब इसकी आवृत्ति, ठीक है। और जो एक प्रकार से इसकी गति होती है, तरंग कितने गति से एक प्रकार से संचरण कर कितनी तेज गति से जा रही है, वो उसकी वेग होता है। तो तीन चीजें होती, तीन लक्षण में होते थे, तरंग दैर्ध्य, तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसको आवृत्ति वो तरंग आवृत्ति, और तरंग की क्या होती है उसकी वेग, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको समझाई थी। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई। जिन बच्चों को कोर्स में शामिल होना है या इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, मॉडल पेपर की, रिवीजन क्लास की, इंपॉर्टेंट चीजों की, क्वेश्चन पेपर की, सभी सब्जेक्ट की, और जो है एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल जबरदस्त की भी एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट के क्या नाम है, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख करके यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा।
आपको एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज पे करने होंगे। इसी 100 रुपए में आपको इन दोनों दो सब्जेक्ट के दोनों पेपर के, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन सभी की पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ग्रुप से जोड़ देंगे, वहां पर लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास का लुत्फ आप उठा पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक जो है एनालिटिक एबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट है, इसके लगभग 10 से 15 एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ नोट्स यहाँ पर इसके मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप आसानी चीजों को समझ पाएंगे और लगा पाएंगे, और आप एक प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मात्र 100 रुपीज में तैयारी कर सकते हो। जैसे ही 6 सेमेस्टर की तैयारी शुरू होगी, ठीक है, चैप्टर वाइज, वो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप फिर से एक प्रकार से आपके लिए फीस जो होगी लगभग इतनी या इससे मतलब किसी के आसपास ही फीस रखी जाएगी। तो 6 सेमेस्टर की क्लास आपकी ऐसे शुरू होगी, उसमें चैप्टर वाइज चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, पहले उसके बाद फिर जैसे आजकल चल रही क्लासेस ऐसे चलेंगी, तो उसमें और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो जिनको भी जुड़ना है, बढ़िया तैयारी करनी है, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 91 करके मात्र 100 रुपीज में आप 5th सेमेस्टर की तैयारी में जुड़ सकते हैं। और फायदा ये होगा कि आप जब 6 सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए, आप पहले जुड़ पाएंगे और आप एक प्रकार से शुरू से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए सभी लोग। चले आगे बढ़ते हैं। मात्र 100 रुपीज की बात है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रकम कोई एक प्रकार से आपसे ली जा रही है। केवल 100 रुपए में आपको सारी चीजें, कोई एक सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही, सभी सब्जेक्ट की उसमें तैयारी होती रहेगी। तो ये एक प्रकार से बड़ी जबरदस्त व्यवस्था शुक्ला डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की। तो जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं, जल्दी जुड़िए, देर न करें। प्रश्न, विकिरण ऊर्जा, विकिरण तथा अनुक्रिया के आधार पर किन तापीय बिंबों का निर्वचन किया जाता है? विकिरण तथा अनुक्रिया के आधार पर किन तापीय बिंबों का निर्वचन किया जाता है भैया? तो निम्न तापीय बिंबों का निर्वचन किया जाता है। कौन कौन से? जिससे जल का एक प्रकार से निर्वचन किया जाता है, नभ की सतह का, भू के आवरण का यानी कि मृदा और चट्टानों का, धात्विक वस्तुओं का, वनस्पतियों का। तो एक प्रकार से विकिरण तथा अनुक्रिया के आधार पर इन सभी तापीय बिंबों का, बिंबों मतलब कि इन सभी का फोटो वगैरह आप जैसे कि जल के अंदर की चीजों को एक प्रकार से हम जान पाते हैं। नभ का सतह एक प्रकार से कैसी है, नभ मतलब एक प्रकार से आसमान। ठीक है, भूमि का आवरण, चट्टान, मिट्टी कैसी है, सबके बारे में कहीं की सबके बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। धात्विक वस्तुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में हम एक प्रकार से विकिरण के द्वारा या अनुक्रिया के द्वारा हम चीज जान पाते हैं। विकिरणों के माध्यम से हम चट्टानों की एक प्रकार से घनत्व को भी हम पहचान पाते हैं, उसकी डेंसिटी वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अवरक्त बिंबों, अवरक्त बिंबों की विशेषताएं बताएं। अवरक्त बिंबों की विशेषताएं निम्न है। पहली भी चीज तो ये कि क्रम वीक्षण विकृतियां होती हैं इनकी। दूसरी बात, बिंब अनियमितता इसमें होती है, यानी किसकी जो बिंब या फोटो होती है वो अनियमित होती है। फिल्म घनत्व और अंकित तापीय परास भी इनका एक प्रकार से होता है। तो ये सब विशेषताएं होती हैं अवरक्त बिंबों की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, तापीय बिंबों के 4 उपयोग बताइए। देखिए, तापीय बिंबों के 4 उपयोग निम्न है। पहला है भूगर्भ विज्ञान में एक प्रकार से तापीय बिंबों का प्रयोग होता है। दूसरी बात, प्रतिरक्षा में। तीसरा, कृषि में। और चौथा, जल विज्ञान में। जल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, कृषि विज्ञान, इन सभी में तापीय बिंबों का प्रयोग किया जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सक्रिय संवेदकों के प्रकार बताएं। देखिए, सक्रिय संवेदकों के कई प्रकार हैं। पहला है इमेजिंग के द्वारा और दूसरा है नॉन इमेजिंग के द्वारा। तो सक्रिय संवेदकों के 2 प्रकार होते हैं, एक इमेजिंग और दूसरा नॉन इमेजिंग। ठीक है, ये सब नोट डाउन करेंगे। अति लघुत्तरीय में प्रश्न आएंगे, अभी लघुत्तरीय भी रखेंगे, प्रश्न दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न रखा हुआ है, समझेंगे। प्रश्न, सक्रिय संवेदक के 2 लाभ बताएं। देखिए, सक्रिय संवेदक का पहला लाभ यह है कि इसके द्वारा, सक्रिय संवेदक के द्वारा दिन रात किसी भी समय सूचनाओं अर्थात आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। तो सक्रिय संवेदक के द्वारा क्या होता है, आप दिन में या रात में किसी समय आप किसी सूचना को, किसी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी विशेषता, चूंकि इससे ऊर्जा तरंग स्वयं संवेदक के द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए संकेतक विशेषताएं पूर्ण रूप से नियंत्रित होती हैं। इनको अपनी इच्छा के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। ये एक प्रकार से सक्रिय संवेदक के ये 2 लाभ होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सक्रिय संवेदक के ये 2 लाभ होते हैं। तो सक्रिय संवेदक के 2 लाभ होते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक वॉइस आपकी क्लियर नहीं जा रही थी, अब वॉइस क्लियर हुई होगी। ठीक है, मुझे कुछ आभास हो रहा था कि वॉइस क्लियर नहीं है। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रडार प्रणाली के प्रमुख अंग लिखिए। रडार प्रणाली के प्रमुख अंग बताएं भाई। रडार प्रणाली के प्रमुख अंग क्या क्या हैं? देखें, रडार प्रणाली के प्रमुख अंग, जिस दिन मैं चेक नहीं करता हूँ वॉइस, उस दिन ऐसे ही हो जाता है। बाकी मैं वैसे चेक करूँगा तो पहले रहेगा, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा लेजीनेस आ गया,
आलसीपन आ गया कि भाई मैं नहीं देख रहा था, मतलब कि मैंने नहीं देखा कि वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो पूरा ये मैकिया जो थी मैकिया नहीं पकड़ी थी, कैचे नहीं थी, डायरेक्ट ही चल रहा था सिस्टम। ठीक है। रडार प्रणाली के मुख्य अंग बताएं। रडार प्रणाली के कई मुख्य अंग हैं, जैसे कि रेडियो आवृत्ति तथा प्रवर्धक, दूसरा है संसूचक, तीसरा है प्रसार प्राप्त बटन, और चौथा है आपका एंटीना, पांचवा है ग्राही, और छठा होता है कैमरा। ये सब रडार प्रणाली के प्रमुख अंग होते हैं। जो रडार प्रणाली जो होती है इन्हीं पर काम करती है। रेडियो की आवृत्ति और जो प्रवर्धक यंत्र होते हैं उन पर, संसूचकों पर जो सूचना को इकट्ठा करते हैं, देते हैं, और सूचना का प्रसार करने वाली जो बटन होती है वो एंटीना होता है, एक ग्राही होता है, एक ग्रहण करने वाला, एक एंटीना नेटवर्क को फैलाने वाला, एक कैमरा होता है। तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है, रडार प्रणाली के प्रमुख अंग में शामिल है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लेंगे इन चीज़ों को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे भैया। विभेदन क्या है, बताएं विभेदन क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रणाली की उत्तमता को लघु विवरणों या सूचनाओं को एक दूसरे से पृथक यानी अलग रूप से प्रस्तुत करते हैं। ये विभेदन एक दूसरे से अलग होने का संबंध धरातलीय दूरी, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य, बैंड, तत्कालिक तथा विकिरण मात्रा से होता है। विभेदन का सीधा तात्पर्य होता है किसी प्रणाली की जो उत्तमता होती है उसको लघु विवरणों या सूचनाओं को एक दूसरे से अलग करना, ठीक है, उसी अलग करके प्रस्तुत करना चीज़ों को, सूचनाओं को, डाटा को, वही विभेदन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आपका बढ़िया आ चुका है। प्रश्न है, वायु आधारित प्लेटफॉर्म के दोष बताएं। वायु पर आधारित जो प्लेटफॉर्म है उनके दोष क्या क्या होते हैं। देखिए, वायु पर आधारित जो प्लेटफॉर्म होते हैं इनके कई दोष होते हैं। पहला दोष होता है कि खराब मौसम में अनुपयोगी होते हैं। वायु पर आधारित जो प्लेटफॉर्म होते हैं वह एक प्रकार से जब मौसम खराब हो जाता है तो वो एक प्रकार से उतने उपयोगी नहीं होते हैं। दूसरी बात, खर्चीला साधन होता है वायु आधारित प्लेटफॉर्म। तीसरा होता है सामरिक प्रमाण पत्र भी एक प्रकार से इसका। चौथा होता है कठिन सर्वेक्षण योजना है ये। ठीक है। तो वायु आधारित प्लेटफॉर्म जो होते हैं जिनसे सूचना इकट्ठा करी जाती है वो काफ़ी महंगे होते हैं, और वो एक प्रकार से सीमित दायरे में या एक प्रकार से बोले तो सीमित समय में चीज़ों को किए करते हैं, यानी मौसम जब खराब होगा तब वो काम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, यानी जो सैटेलाइट अंतरिक्ष आधारित होते हैं, अंतरिक्ष में फिट कर दिए जाते हैं। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म वायुमंडल के प्रभाव से अछूते रहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से वायुमंडल के बाहर होते हैं। देखिए, वायुमंडल में जो मौसमी क्रियाएं होती वायुमंडल में घटित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सैटेलाइट या कुछ ऐसे कृत्रिम उपग्रह होते हैं जिनको वायुमंडल से ऊपर यानी अंतरिक्ष में एक प्रकार से उनको सेट कर देते हैं, तो वहाँ पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बादल ये पानी वानी बरसते हैं इनसे ऊपर सेट कर देते हैं, तो वहाँ से सूचना आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो एक प्रकार से इसी में होते, वायुमंडल में होते, उनमें तमाम प्रकार की दिक्कत होती। मौसम एक प्रकार से कभी कभी खराब हो गया तो उससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म वायुमंडल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, एक निश्चित अंतराल पर संपूर्ण पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को तय करते हैं, और इस तरीके से एक समय फिक्स होता है। जैसे कि जो उपग्रह, इसको क्यों कहा गया, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। और चंद्रमा क्या काम करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सेम इसी पैटर्न पर उपग्रह का निर्माण किया गया। उपग्रह को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह मतलब कि मानव ने जो बनाया है, तो ऐसा उपग्रह बनाते हैं कुछ वैज्ञानिक, जैसे कि यहाँ से बेग गति से छोड़े और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहाँ पर खत्म होता है वहीं पर जाकर के वो खुल जाता है, और खुलने के बाद में वो बाहर हो जाता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के। अब वह एक प्रकार से पृथ्वी पर गिरने का काम करता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर गिरने का काम करता है तो गिर नहीं पाता है, इसलिए एक प्रकार से उसी बेग से वो घूमने लगता है। अब उसकी कक्षा बन जाती है कि गुरुत्वाकर्षण के बाहरी एरिया में कक्षा हो जाती है उसकी फिक्स, कि ये भाई इस एरिया में इतने समय पर ये चक्कर लगाएगा, एक चक्कर पूरा होगा, दो चक्कर पूरा होगा। वो संपूर्ण पृथ्वी का एक प्रकार चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है पृथ्वी के चारों ओर। यही एक प्रकार से होता है अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। और जो एक प्रकार से वायु आधारित या जो है वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म होते हैं वो एक प्रकार से टिका देते हैं, एक जगह पर छोड़ दिए गए, या वहाँ से एक प्रकार से मौसमी खतरा दिक्कत होती तमाम प्रकार की। तो ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के बारे में जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि क्या कहाँ पर कैसा क्या चीज़ें हो रही हैं। वहीं से तो आप लोग जैसे मैप वगैरह सिस्टम जो आप देखते हैं, मैप सिस्टम है, ये इन्हीं प्रणाली के द्वारा तय किया जाता है। मैप एक प्रकार से मैप का वो सब सारे कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, बहुत सारे पूरे कैमरा घूम रहा है, एक एक गांव के कैमरे, एक एक जंगल के पूरे एरिया जो होते हैं नक्शे पे जो है सब कुछ एक प्रकार से बता देता है कि भाई यहाँ से ये रोड कटा है, वहाँ से वो रोड कटा है, यहाँ पर इनके छत पर 2 टायर पड़ी है, 2 ठो एक प्रकार से वहाँ बिल्ली बैठी है, सब कुछ आपको अगर बड़े कैमरे देखें जूम करके तो सब दिखा देता है। ठीक है।
कृत्रिम उपग्रह क्या है? देखिए, आंतरिक आधारित प्लेटफॉर्म के कृत्रिम उपग्रह सुदूर और संवेदन का प्रमुख प्लेटफॉर्म है। यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट मैं बताता हूँ कि ऊपर फिक्स होते हैं, वो एक प्रकार से जानकारी देते रहते पृथ्वी के बारे में, मौसमी घटनाओं के बारे में, या तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं कि भाई कहीं से अटैक होने वाला है उसकी भी जानकारी देते हैं। जो फ़ोन से हम बातचीत करते हैं उसकी भी एक प्रकार से रडार के माध्यम से, रेडियो एक्टिव तरंगों के माध्यम से वो एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो जो वायुमंडल की दशाओं और भू संसाधनों का ग्लोबली स्तर पर लगातार परीक्षण और प्रबोधन करते हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा है, कहाँ पर पर्वत पठार कैसे हैं, सारी जानकारी देता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल से बचने के लिए इन्हें 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर अलग अलग कक्षों में निर्धारित कर दिया जाता है। ये वहीं पर फिट होते हैं और वहाँ पर एक प्रकार से कुछ फिट होते हैं, कुछ घूमने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यानी सब जिस तरीके से इसको फिट किया गया है उस तरीके से। अगला क्वेश्चन आ चुका, सुदूर संवेदन मिशन में ग्रह पथ के आधार पर उपग्रहों के कितने कक्षीय प्रकार बताए गए हैं? तो उपग्रहों के कई कक्षीय प्रकार बताएंगे, जैसे कि एक होता है ध्रुव कक्षीय उपग्रह, जो ध्रुव के मतलब कि ध्रुव मतलब पोल टू घूमते हैं। एक होते हैं सूर्य तुलनात्मक मतलब कि तुल्यकालिक उपग्रह, यानी जो सूर्य की दिशा के हिसाब से चलते हैं। और तीसरे होते हैं भू स्थितिक कक्षीय उपग्रह, यानी जो भूमि की कक्षा में भूमि जिस तरीके से चक्कर लगाती है उसी कक्षा में एक प्रकार से ये भी घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से उपग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है कि तुल्यांकालिक उपग्रह क्या है? जो सूर्य की सूर्य के अकॉर्डिंग चलते हैं। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों को ध्रुवीय कक्ष के नज़दीक वाले भी भू उपग्रह भी कहा जाता है। इनका कक्षीय पक्ष ठीक ध्रुव से ना होकर के ध्रुव के नज़दीक से गुजरता है। ध्रुव के नज़दीक यानी ध्रुव क्या होता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, अब इसके ऊपर जो है ये ध्रुव होता है, ये एक प्रकार से उत्तरी ध्रुव होता है नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से एक प्रकार से एकदम नज़दीक से जो गुजरे वो ध्रुवीय कक्षा में होता है। ठीक है, वो यहाँ ध्रुवीय से गुजरता है। लेकिन जो एक प्रकार से ये होता है ध्रुव से एकदम नज़दीक से होकर के गुजरता है, लेकिन ध्रुव पर नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें एक प्रकार से या इस तरीके से या कुछ ऐसे होते हैं ध्रुव पे, यानी कि इस तरीके से घूम रहे होते हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं कि ध्रुव से दूर होकर के एक प्रकार से घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह ये होते हैं जो ध्रुव के से नज़दीक से गुजरते हैं, लेकिन ध्रुव के ठीक ऊपर से ठीक पास से नहीं गुजरते हैं। भूस्थितिक उपग्रह क्या होते हैं? भूस्थितिक उपग्रहों को 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा उसकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है वैसे वैसे वह भी उसी पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं। किसी एक स्थान पर वो फोकस बिंदु कर दिया था कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो वह उपग्रह उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, विशेष एरिया के बारे में जानकारी देता रहता है। तो इसी को बोलते हैं भूस्थितिक, यानी कि भूमि के दिशा के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। जिस तरीके से भूमि घूमती है उसी तरीके से वो भी घूमता रहता है, उसी कक्षा में, उसी गति से, उसी के साथ, और वो उसी बिंदु पर एक प्रकार से फोकस किए रहता है। ठीक है, कैमरामैन फोकस करो वाली स्थिति। चले, प्रश्न है समुद्री उपग्रह कब प्रक्षेपित किया जाता है? प्रक्षेपित माने तो छोड़ा जाता है। तो समुद्री उपग्रह जो समुद्र के बारे में निगरानी करता है। प्रथम समुद्री उपग्रह 26 जनवरी 1978 को समुद्री दशाओं के अवलोकन, समुद्र की जो सिचुएशन है उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए ध्रुवीय कक्षा में 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ये पहला समुद्री उपग्रह था। समुद्र के बारे में निगरानी या समुद्र के बारे में उसके तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, डिजिटल इमेज क्या है? देखिए, डिजिटल इमेज लघु आकार के समक्षेत्र पिक्चर तत्वों के क्रम में व्यवस्थित की जाती है। डिजिटल इमेज में प्रत्येक छोटे छोटे तत्व को पिक्सल कहते हैं। पेल इसका संक्षिप्त रूप होता है। पिक्सल का जो है संक्षिप्त नाम क्या होता है? पेल होता है। तो कहते हैं कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो एक प्रकार से यही पिक्सल। डिजिटल इमेज लघु आकार के समक्षेत्र पिक्चर तत्वों के क्रम में व्यवस्थित की जाती है। तो डिजिटल इमेज यही होता है। ठीक है, आप देखते हैं पिक्सल में छोटे छोटे पिक्सल, या फोटो वगैरह खींचना वही सब यही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, भूगर्भिक मानचित्र में सुदूर संवेदन के क्या उपयोग हैं? बताएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय में ही है भी। भूगर्भिक मानचित्र में सुदूर संवेदन का क्या उपयोग है? देखिए, भूगर्भिक मानचित्र में भूगर्भ मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी देता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, रडार प्रणाली बेसिकली आप देखते हैं। ठीक है, तो क्रियाएं खनिज संसाधनों के विदोहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खनिज कहाँ पर है, कहाँ पर सोना, कहाँ पर चांदी, कहाँ पर कोयला, कहाँ पर क्या है, इसको जानने में भूगर्भिक मानचित्र में ये सुदूर संवेदन उपयोगी होता है।
ठीक है। वायु, फोटो चित्रों और सुदूर संवेदन प्रतिबिंबों में धरातलीय आकृतियों की व्याख्या, खनिज संसाधनों के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने में सूचनाएं प्रदान करते हैं और इस तरीके से कहाँ पर क्या है वो सारी जानकारी हमको एक प्रकार से इस सुदूर संवेदन के माध्यम से दे दी जाती है। अगला प्रश्न, सुदूर संवेदन का जल विज्ञान में क्या उपयोग होता है? देखिए, जल विज्ञान में इसका बड़ा उपयोग होता है। जल प्लावित भूमि का मानचित्रण और प्रबोधन करने में, यानी जल कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना हुआ। हिम आच्छादित क्षेत्रों का प्रबोधन करने में, यानी जहाँ पर हिम आच्छादित यानी जहाँ पर बर्फबारी होती है, जहाँ के एरिया बर्फ से ढके हुए हैं, जहाँ पर एक प्रकार से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, सुदूर संवेदन के द्वारा जल विज्ञान में तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। हिम की मोटाई कितनी है उसको मापने में भी सुदूर संवेदन उपयोगी होता है। इसके साथ साथ नदी और झील और बर्फ़ का प्रबंधन, नदी में कहीं पर जहाँ बर्फ़ जमा है, झील जमी, झील में कितना पानी, क्या सारी चीज़ें, तो इन सभी में भी एक प्रकार से उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी जो है सुदूर संवेदन के माध्यम से हम प्राप्त कर पाते, कितने एरिया में कितनी बर्फ़ जमी है, कितनी मोटी परत में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, मृदा मानचित्रण में सुदूर संवेदन का उपयोग समझाइए। मृदा मानचित्रण में सुदूर संवेदन का उपयोग समझाइए। देखिए, वर्तमान समय में सुदूर संवेदन आंकड़ों की उपलब्धता से मिट्टियों के संबंध में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है। मृदा मानचित्रण में कि मृदा कहाँ पर काली मिट्टी है, कहाँ पर दोमट है, कहाँ पर बलुई है, कहाँ पर एक प्रकार से रेगुर है, कहाँ पर कैसी मिट्टी है, लाल मिट्टी कहाँ पर है, सारी जानकारी जो होता है सुदूर संवेदन के माध्यम से, वायविक फोटो के माध्यम से, वायविक फोटो मतलब होता है कि वायु के माध्यम से फोटो खींच ली जाती है, ऊपर के माध्यम से तमाम जानकारी होती है। फसलों की उत्पादक के निर्धारक के लिए मिट्टी की आर्द्रता का पता लगाने में, किस मिट्टी में कितनी नमी है, ये सब जानकारी भी सुदूर संवेदन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अरे चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वनिकी में सुदूर संवेदन का क्या उपयोग है? बताएं। वनिकी में मतलब कि जंगल के एक प्रकार से, या जंगल के बारे में जानकारी के लिए। देखिए, वनिकी में सुदूर संवेदन का उपयोग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वन आवरण का मानचित्रण करने में, यानी कितने क्षेत्र में वन एक प्रकार से उसका आवरण है, यानी वन कितने क्षेत्रों में एक प्रकार से फैला हुआ है, कितने भूभाग को वन ने कवर करके रखा, जंगल कहाँ कहाँ पर है, इसकी जानकारी हमको एक प्रकार सुदूर संवेदन के माध्यम से, हम जब जंगल के ऊपर की ड्रोन ले जाते हैं और उसके अंदर जंगल की पूरी फोटो हम पूरा मानचित्रण उसका कर लेते हैं। इसके अलावा वनस्पति घनत्व का मानचित्रण करते हैं, यानी वनस्पतियाँ कितनी घनी है, कौन सी वनस्पति कितनी मात्रा में है। ठीक है, जंगल में कहाँ कहाँ पर एक प्रकार से बीच में तालाब है या वनस्पतियाँ ही सब जगह पर है, सारी जानकारी मिल जाती है। वन विभाग का मानचित्रण करने में, वन विभाग चूँकि एक प्रकार से जंगल की पूरी एरिया को कवर करने में उतने में असक्षम है, जब अकेले अगर व्यक्ति घूम घूम करके देखेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पूरे एक प्रकार से जंगल की एक फ़ोटो हेलीकॉप्टर से ऊपर व्यक्ति उड़ रहा है और वहाँ से कैमरे में फ़ोटो खींच लेगा, या ड्रोन ऊँचे उड़ा करके उससे फ़ोटो खींच लेते हैं और पूरा मानचित्रण कर लेते हैं, उसके बारे में एक एक जानकारी ले लेते हैं। भाग का निर्धारण करना और मानचित्रण करना, पूरा जानकारी जो होती है वनिकी में सुदूर संवेदन के माध्यम से हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंगल में आग लग जाती तब भी एक प्रकार से इसी के द्वारा चीज़ों को समझा जाता है, सुदूर संवेदन के द्वारा कितने एरिया में आग लगी, कितना जंगल जला है, कितना बचा है, सब कुछ। चूँकि जंगल बड़े होते तो ऐसे में उसको वहाँ पर जा करके नीचे से उसका पता नहीं लगा पाएंगे आप। अगला प्रश्न, सुदूर संवेदन का समुद्री अनुप्रयोग समझाइए। देखिए, सुदूर संवेदन का समुद्री अनुप्रयोग कई सारे हैं, जैसे पहली समुद्री प्रतिरूपों की पहचान करना, दूसरी धाराएं और प्रादेशिक संरचना मतलब कि संचरण प्रारूप, तीसरा होता है लहरें, भंवर, उबाल, जलभाग। ठीक है, और तीसरा होता है तूफान की भविष्यवाणी। ये सब एक प्रकार सुदूर संवेदन में समुद्री अनुप्रयोग है। समुद्र में कब क्या होने वाला है, कितनी लहरें कितनी तीव्र गति से आ रही हैं, लहरें कब उठेंगी, सारी जानकारी आप देखते हैं। धाराएं, प्रादेशिक संचरण कितना दूर जाएंगी, लहरें, भंवर, उबाल, जल का कितना है, कैसे है, कहाँ पर कौन सा कितना जलभाग है, सब जानकारी हमको सुदूर संवेदन के माध्यम से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का क्या अर्थ है? भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसको आप GIS बोलते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफी का क्या अर्थ, मतलब किसको बताइए, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS का क्या अर्थ होता है? देखिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली या तंत्र जिसको आप कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसे तंत्र से जो भौगोलिक संचार की सूचनाओं को दर्शाते हैं, जो एक प्रकार से इमेज प्रस्तुत करते हैं या दिखाते हैं कि भाई पूरे एरिया में, या एक प्रकार से जो पूरा सिस्टम कैसे, कि जैसे जियोग्राफिक सूचना प्रणाली मतलब कि सूचना प्राप्त करने के लिए भूगोल के स्तर पर सूचना प्राप्त करने की एक सिस्टम, एक तंत्र जो होता है जिससे हम भूगोल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, वो एक प्रकार से हमको भौगोलिक सूचनाओं प्रणाली यानी GIS के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का इतिहास क्या है? भौगोलिक सूचना प्रणाली का इतिहास 1906 ईस्वी से प्रारंभ होता है।
जब से कंप्यूटरों पर GIS का उपयोग किया जाने लगा है तब से यह तकनीकी प्रकाश में आया है और तब से एक प्रकार से इसका इतिहास शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भौगोलिक सूचना प्रणाली को परिभाषित कीजिए। पहली बात, गुड चाइल्ड महोदय कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो धरातलीय आंकड़ों के आधार का उपयोग भौगोलिक स्वभाव के प्रश्न के उत्तर और पूछताछ के लिए उपलब्ध कराता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय में ही क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा आपसे, या लघु उत्तरीय में भी प्रश्न आ सकता है। अब आइए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, चले आपको यहाँ पर बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात भौगोलिक सूचना प्रणाली को परिभाषित कीजिए। कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से GIS को परिभाषित करने का काम किया है। देखिए GIS होता क्या, क्लार्क कहते हैं कि किसी विशेष संगठन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, किसी विशेष संगठन के अंतर्गत धरातलीय आंकड़ों का, धरातल के जो आंकड़े हैं, जो भूगोल का स्ट्रक्चर है, कहाँ पर पर्वत, पहाड़, पठार, धरातल, नदियाँ, ठीक है, मैदान कैसे हैं, किस तरीके से हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, धरातलीय आंकड़ों का अधिग्रहण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा प्रदर्शन करने वाली कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रणाली को GIS कहते हैं। किसको, यानी कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रणाली जो प्रदर्शन करती है किसका, धरातलीय आंकड़ों का अधिग्रहण करती, पुनर्प्राप्ति करती और विश्लेषण करती है, उसके बारे में जानकारी देती है, वह एक प्रकार से होता है आपका, ठीक है, क्या, भौगोलिक सूचना प्रणाली। बुरोक महोदय कहते हैं कि वास्तविक संसार से धरातलीय आंकड़ों को एकत्र करना, यानी जो एक प्रकार से वास्तविक संसार है, जो इसे मान लेते हैं अमेरिका में या कनाडा में क्या कैसा, कैलिफोर्निया में क्या चीज़ें हैं, तो उन सभी के बारे में जानकारी एग्जैक्ट उनकी एकत्र करना, उनका संग्रह करना, पुनर्प्राप्ति आंकड़ों के कारण दोबारा से उसको प्राप्त करना, हस्तांतरित करना, किसी को बताना, प्रदर्शन करना, उनका दिखाना, ये सब वाले शक्तिशाली उपकरणों का संग्रह ही GIS होता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं एक प्रकार से यहाँ पर अमेरिका सर्च करूँ कैलिफोर्निया, अब कैलिफोर्निया की घाटी यहाँ पर आ जाएगी, मैं सर्च करूँ हिमालय पर्वत इस डिजिटल बोर्ड पर, तो डिजिटल बोर्ड पर हिमालय पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियाँ आ जाएंगी। तो ये सब GIS के मतलब के द्वारा ही होता है कि वहाँ पर चूंकि सूचना मतलब भौगोलिक या सुदूर संवेदन के यंत्र लगे हुए हैं, उसके माध्यम से हम डाटा इकट्ठा करने की चाहें तो हम उसको एक प्रकार से यहाँ पर मंगा सकते हैं, यहाँ पर आज दिखाएं, आज भी दिखा सकते हैं और 10 साल बाद भी फिर चाहें तो फिर हम उसको दिखा पाएंगे, उसको समझा पाएंगे। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चले, गुड चाइल्ड कहते हैं कि एक ऐसी प्रणाली होती है GIS जो धरातलीय आंकड़ा आधार का उपयोग भौगोलिक स्वभाव के प्रश्न उत्तर एवं पूछताछ के लिए उपलब्ध करवाता है। कुल मिलाकर के जो भौगोलिकता है, जो एक प्रकार से पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी जानकारी, उसके बारे में डिटेल जानकारी GIS उपलब्ध करवाता है। और ये कंप्यूटर सहायता प्राप्त एक प्रणाली होती है। कंप्यूटर इसमें एक प्रकार से बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, DOE महोदय कहते हैं, DO के अनुसार अगर देखें तो DOE कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल के संदर्भ में आंकड़ों के अभिग्रहण, संग्रहण, निरीक्षण, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रदर्शन करने वाली प्रणाली को GIS कहते हैं। यानी कि जैसे इसमें एक प्रकार से जैसे किसी एरिया में कोई धरातल है तो आपने उस धरातल के आंकड़ों को सबसे पहले समझा, तो आज GIS के माध्यम से पहले उसको समझेगा, फिर उस जितना डाटा है उसको इकट्ठा करेगा, उस डाटा का निरीक्षण करेगा, यानी उसको तर्क वितर्क के हिसाब से डिटेल में जानकारी लेगा, फिर उसको दूसरे स्थान पर भेज भी सकता है। ठीक है, उसके बाद में उसका विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करके बाद में उसको प्रदर्शन करेगा, उसको सभी को बताने का प्रयास करेगा। यानी ये एक प्रकार GIS में सारी चीज़ शामिल है, केवल उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाना नहीं, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना भी GIS के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एरनहॉफ कहते हैं कि भौगोलिक आंकड़ों के संग्रह तथा परिचालन की कोई भी हस्तचलित या कंप्यूटर आधारित क्रियाविधि का सेट जो होता है वही GIS कहलाता है। बेसिकली GIS यही होता है। इस तरीके से GIS के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, GIS की संकल्पनाओं को लिखिए। देखिए GIS की संकल्पनाएं कई सारी हैं। जैसे GIS की प्रमुख संकल्पनाएं इस प्रकार से, पहली संकल्पना CP लो महोदय और एल्बर्ट महोदय 2005 में देते हैं। कहते हैं कि GIS की कई संकल्पनाएं और कई तकनीकी प्रस्तुत हैं। कई तरीके से एक प्रकार GIS का उपयोग हम कर सकते हैं। कई मॉडल हैं GIS के, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के कई चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, जान पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि कौन कौन से हैं भैया, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। आंकड़ों को उपार्जित और मॉडलिंग करना,
किसी भी डाटा को, किसी भी जानकारी को, सबसे पहली बात जानकारी को इकट्ठा करना, जानकारी को ग्रहण करना, फिर उसको मॉडलिंग करना। मॉडलिंग मतलब उसको प्रदर्शित करना, दिखाना सभी को, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना भी इसका काम होता है। इसके अलावा भू संदर्भित करना उसको, यानी भूमि से रिलेटेड बताना उसको। इसके अलावा आंकड़ा स्तर क्या होगा, आंकड़ों का प्रक्रिया और उसका विश्लेषण करना, जो भी डाटा मिला है उसका अच्छे तरीके से उसको साथ सजाना, सारी चीज़ें करना, व्यवस्थित करना। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें उपयोगी होते हैं, व्यवहारिक उपयोग इसका भी होता है। जीआईएस प्रणाली का विकास, समस्या और समाधान, जो भी समस्या होती है उस एरिया में उसका समाधान भी करता है। जैसे मान लेते किसी जंगल की फोटोग्राफी की, उस जंगल के बारे में विश्लेषण हो रहा है। जंगल में किसी एरिया में आग लगी है, अब जंगल में आग कैसे लगी, क्यों लगी, कहाँ पर लगी, कितने एरिया में लगी है, कितनी हानि हुई, कितनी बचाव हुआ, बचाव कैसे हो सकता है, ये सारी जानकारी जो है जीआईएस के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार कई अन्य लेखकों ने जीआईएस की संकल्पनाएं निम्न तरीके से दी हैं। संकल्पनाएं एक प्रकार से कौन कौन सी, जैसे कि कुछ विद्वान ने कहा कि आंकड़ा प्राप्त करना और उनको प्रस्तुत करना सबसे पहला काम होता है। फिर उसके बाद में आंकड़ों को प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना आंकड़ों को, जिसके अंतर्गत संग्रहण और रख रखाव सम्मिलित है। नहीं, आंकड़ों को इकट्ठा रखे रहना, उसको एक प्रकार से डिटेल में जो जानकारी है वो जानकारी को बचाए रखना, सुरक्षित रखना। इसके अलावा आंकड़ों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, आंकड़ों का उनका दूसरों तक पहुंचाना, उनका परिचालन करना आंकड़े, ताकि एक प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाएं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना उसको, और उसको मॉडलिंग करना, उसको अच्छे तरीके से दिखाना आंकड़ों को, ताकि एक प्रकार से लोग उसमें रुचि पैदा करें, उसको जाने समझें। तो ये होता है जीआईएस, ठीक है। जीआईएस की संकल्पना ये सभी होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये सब लिख लीजिएगा आप। आंकड़ा प्राप्त करना और उनको प्रस्तुत करना, आंकड़ों का प्रबंधन करना जिसके अंतर्गत संग्रहण रख रखाव भी सम्मिलित है, आंकड़ों का विश्लेषण करना, परिचालन करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, मॉडलिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्थान एवं घटना विशेष की संकल्पना को समझाइए। स्थान या घटना विशेष जो संकल्पना होती है जीआईएस की, उसके बारे में बताएं। देखिए, स्थान एवं घटना विशेष की संकल्पना की अगर बात करें, हेडिंग डालेंगे स्थान एवं घटना विशेष की संकल्पना। क्या लिखेंगे, जैसा कि पूर्व में समझाया गया है कि जीआईएस भौगोलिक सूचनाओं को कंप्यूटर पर एकीकृत करता है, कंप्यूटर पर उसको इकट्ठा करता है, दुनिया के तमाम चीज़ों को कंप्यूटर पर इकट्ठा करके उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी मॉडलिंग करता है, उसको प्रस्तुत करता है, ताकि लोग उसको जान पाएँ, समझ पाएँ, परख पाएँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि भौगोलिक घटनाएं कहाँ घटित हुई हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, भौगोलिक घटनाएं कहाँ घटित हुई हैं, कहाँ की घटना है जिसको मॉडलिंग की जा रही है, जिसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका धरातलीय प्रतिरूप किस प्रकार प्रतीत होता है, यानी कि जहाँ की घटना है उसका वास्तव में स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का है, ये भी प्रश्न उठता है। स्थान विशेष की संकल्पना किससे रिलेटेड है, ठीक है, यानी संकल्पना किससे रिलेटेड है, ये भी प्रश्न उठता है। इसके अलावा तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न। भूगोलिक वितरण का विज्ञान है, चूँकि वितरण का विज्ञान इसलिए चूँकि भूगोल के अलग अलग धरातल पर आप देखते हैं, अलग अलग पृथ्वी के धरातल पर अलग अलग चीज़ें विद्यमान हैं, अलग अलग जो है धरातल पर अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो उन सभी स्ट्रक्चर को एक प्रकार से आप देखते हैं वितरण का विज्ञान कहते हैं। सूचनाओं व घटनाओं का धरातलीय वितरण प्रतिरूप प्रदर्शन करने में जीआईएस सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है और सबसे जो है यूज़फुल टेक्निक होती है जीआईएस, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के तमाम क्षेत्रों के बारे में जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत कर पाते, दूसरों को समझा पाते कि भाई फलाने जगह पर फलानी वस्तु है, फलाने जगह पर ये पर्वत है, इतना ऊंचा है, इतनी लंबा है, मोटा है, क्यों हुआ, ये सारी जानकारी किसी वस्तु अथवा घटना का धरातलीय वितरण मानचित्र के द्वारा, यानी मैप के द्वारा जीआईएस के अंतर्गत सरलतापूर्वक किया जाता है। मैपिंग के द्वारा आपको एक प्रकार से पूरे, जैसे कि आप देखते हैं मैप देखते हैं इंडिया का, तो आपको पता है कि इंडिया कहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठे हैं लेकिन यहाँ के माध्यम से आप पूरा मैप जो है कंप्यूटर पर ला करके और पूरी चीज़ों को आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। जैसे मैप होता है, ये जैसे मैप ये है, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चला कि एक प्रकार से ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको पता चला कि ऐसा भारत ऐसा ही दिखता है, ये जम्मू कश्मीर है, तो ये सब जीआईएस के माध्यम से पता चला है। और इसको आप चाहे जीआईएस के माध्यम से पूरे एरिया को इकट्ठा लेकर के आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सफलतापूर्वक किया जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर जीआईएस के अंतर्गत ये तमाम चीज़ें करी जा सकती है। जैसे पहली बात तो मानचित्र बाहुल्यता होती है इसमें। दूसरी बात घनत्व का विश्लेषण आप कर सकते हैं, कहाँ पर कितनी घनी आबादी है, कहाँ पर कितने जो है घने जंगल हैं, कहाँ पर जो है पर्वत पहाड़, कहाँ पर जो है मैदान, कहाँ पर झरना, कहाँ पर क्या है, सब कुछ आप बता सकते हैं। सूचना से सूचना संकल्पना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सहसंबंध की संकल्पना, किससे क्या संबंधित है, परिवर्तनशीलता की संकल्पना, प्रतिरूपों की संकल्पना, प्रवृत्तियों की संकल्पना, ये सारी संकल्पनाएं जो हैं ये एक प्रकार से इन सभी संकल्पनाओं को जीआईएस के अंतर्गत आप समझ सकते हैं, जानते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं, जीआईएस के भौगोलिक उपागम को समझाइए। जीआईएस का भौगोलिक उपागम क्या है बेटा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के भौगोलिक उपागम को समझाइए। देखिए जीआईएस के भौगोलिक उपाय जो उपागम है यानी अप्रोचेज हैं वो कई सारे हैं। भूगोल एक सांसारिक विज्ञान है तथा जीआईएस एक सांसारिक विज्ञान के विश्लेषण यानी एनालिसिस की आधुनिक तकनीकी होती है। क्योंकि इस सांसारिक विज्ञान को एक प्रकार से अगर प्रस्तुत करने की बात आए, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उसको एक प्रकार से विश्लेषण करने की बात आए, तो हमको जीआईएस का सहारा वहाँ पर लेना पड़ेगा। भूगोल एवं जीआईएस दोनों ही पृथ्वी के धरातल की सूचनाओं के संबंध में उपयुक्त समझ उत्पन्न करते हैं। भौगोलिक ज्ञान का उपयोग मानव के क्रियाकलापों से संचालित होता है। क्योंकि भौगोलिक ज्ञान जो होता है मानव के क्रियाकलापों के द्वारा ही संचालित होता है, उसमें सहायक होते हैं। यहीं से भौगोलिक उपागम का शुभारंभ होता है। तो भौगोलिक उपागम यहीं से शुरू होता है जब क्रियाकलापें मनुष्य की होती हैं, उनको समझने में सहायक होता है जियोग्राफी। यहाँ भौगोलिक उपागम का मतलब होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक नए तरीके की सोच विकसित करना, यानी कि एक प्रकार से एक नए तरीके की सोच जिससे हम भौगोलिक समस्याओं से निपट सकें, भौगोलिक समस्याओं के समाधान कर सकें। एक ऐसी सोच, एक ऐसी टेक्निक जिससे हम किसी भौगोलिक एक प्रकार से जो भौगोलिक समस्या है उनसे निपट सके। कोई भी समस्या है भूगोल में, उससे निपटने के लिए तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखती है। भौगोलिक सूचनाओं को भौगोलिक सूचनाओं को एकीकृत एवं संगठित करती है, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त की जा सके। इस तरीके से जीआईएस और जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली जो जिसको कहते हैं और भूगोल, ये दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटिव है। भौगोलिक उपागम जो होता है इसमें बड़ी उपयोगी भूमिका निभाता है। भौगोलिक उपागम भौगोलिक ज्ञान को जागृत करके हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। भौगोलिक जो उपागम होता है, ज्योग्राफिकल अप्रोच जो होता है, वो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमको मजबूर करता है। ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे हिस्सों के बारे में हमको बताता है जो हिस्से एक प्रकार से हम नहीं सुने हैं। ठीक है, पृथ्वी का मापन करना हुआ, आंकड़ों का और सूचनाओं का व्यवस्थीकरण करना हुआ, उसको अच्छे तरीके से सजाना हुआ, उसका विश्लेषण करना हुआ, तथ्यों का जानकारी का विश्लेषण करना हुआ, विभिन्न प्रक्रियाओं की मॉडलिंग करनी हुई, अवयवों के आपसी संबंध बताने हुए। भौगोलिक ज्ञान के प्रमुख बिंदु हैं ये सब, ठीक है, जिनका अध्ययन भौगोलिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सब भौगोलिक उपागम के अंतर्गत ही होते हैं। इतना ही नहीं, भौगोलिक उपागम की विधियां हमें यह भी अनुमति प्रदान करती बेटा कि किस प्रकार सांसारिक घटनाओं का डिज़ाइन योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं उनको किस तरीके से हम व्यवहारिक चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में ला सकते हैं, किस तरीके से उनको लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमको एक प्रकार से जियोग्राफिकल उपागम बताता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जियोग्राफिकल उपागम के 3 चरण होते बेसिकली, उन तीनों चरणों के बारे में बताएं। किन्हीं 3 चरणों का उल्लेख कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है। देखिए, भौगोलिक उपागम के किन्हीं 3 चरणों का उल्लेख कीजिए। पहला स्टेप 1 प्रश्न करना। सबसे पहला क्या होता है? प्रश्न करना। दूसरा होता है उपार्जन करना, और तीसरा आपका होता है भैया क्या? तीसरा क्या होता है? परीक्षण करना। ठीक है, तो पहला क्या होगा आपका? प्रश्न पूछना। ठीक है, क्या होगा? प्रश्न पूछना। आप देखते हैं प्रश्न पूछना क्या है। देखिए, किसी भी भौगोलिक समस्या को उजागर करने से पहले प्रश्न यह उठता है कि जिस समस्या का समाधान या विश्लेषण किया जाना है या किया जा रहा है, जिस समस्या का विश्लेषण, वह समस्या है क्या? किस समस्या पर हम रिसर्च कर रहे हैं, किस समस्या को के समाधान को हम ढूंढ रहे हैं। सबसे पहली बात, जब हम जियोग्राफिकल उपागम की बात करते हैं तो उनमें पहला चरण ये होता है कि भाई समस्या का समाधान, मतलब समस्या क्या है, समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। वह भौगोलिक दृष्टि से कहाँ स्थित है समस्या, यानी समस्या किस क्षेत्र की है। इस प्रकार के प्रश्न करने से संभवतः उसके उत्तर प्राप्त करने में सहायता मिल सके। यह भौगोलिक उपागम का प्रमुख कदम होता है, जिसमें समस्या को समझना सबसे सटीक होता है, सबसे जरूरी होता है। समस्या के बसाव स्थिति के अनुरूप विश्लेषण विधियों की रूपरेखा तैयार की जाती है, यानी समस्या कहाँ की है उसका भौगोलिक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और उस भौगोलिक स्ट्रक्चर के लिए उस समस्या के निदान में क्या किया जा सकता है, इसकी पूरी रूपरेखा स्टेप 1 में तैयार की जाती है। फिर उसके बाद में स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं बेटा? स्टेप 2 में हम उसका उपार्जन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उपार्जन करते हैं, समस्या का उपार्जन करते हैं। यानी कि एक प्रकार से समस्या या घटना के स्पष्टीकरण के पश्चात घटना हमको समझ में आ जाती है कि घटना है क्या, समस्या है क्या, कहाँ की समस्या, सब कुछ पता चल जाता है। उससे संबंधित उपयुक्त सूचनाओं की सूची हम निर्धारित कर लेते हैं, जिनका विश्लेषणकर्ता को नितांत आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ के लिए। यह भी निश्चित किया जाता है इसमें कि अमुक सूचना, यानी कि कोई सूचना प्राप्त की जा सकती, कौन सी सूचना कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। जीआईएस
के अंतर्गत तैयार की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। वास्तव में आंकड़ों के प्रकार और उनका भौगोलिक महत्व किसी समस्या के मूल में पहुंचने की कला व विधियों को स्पष्ट करने में सहायता प्राप्त करता है। समस्या कहाँ की है सबसे पहली बात, और वह आंकड़ा सही है, वहाँ उसी एरिया का है कि नहीं, ये सारी जानकारी हमको मदद करता है। यदि अध्ययन की विश्लेषण विधियों का उच्च स्तर की हो, मतलब अध्ययन की जो विश्लेषण विधियां हैं वो उच्च स्तर की अगर हों, तो वह समस्या के निदान में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़ों की प्राप्ति में सहायक होती है। यानी कि अगर हम जो विश्लेषण कर रहे हैं समस्या को हम जान गए, फिर समस्या पर रिसर्च करना शुरू करिए, समस्या क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई, किस क्षेत्र में पहले उत्पन्न हुई। जब उन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से जान पाते, समस्या के पूरी तह तक चले जाते हैं, तब उसकी समस्या के समाधान के लिए तब तमाम प्रकार के दिमाग हमारे काम करने लगते हैं। उत्कृष्ट अध्ययन विधियों के उपयोग के लिए आवश्यक है कि नए प्रकार के आंकड़ों को उत्पन्न किया जाए, नई नई जानकारी प्राप्त की जाए उस समस्या के बारे में। नए प्रकार की सूचनाओं को सूचीबद्ध करने के लिए भौगोलिक, धरातलीय तथा आधार तलीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन सूचनाओं एवं आंकड़ों को तालिकाओं में एक प्रकार से सूचीबद्ध कर लेते हैं, उनको हम सारणी में और कॉलम में, पंक्ति में सभी अच्छे तरीके से उसको सजा लेते हैं। मानचित्रों की परतों इत्यादि तरीकों से GIS के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं हम जानकारी, उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली के द्वारा हम तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी, वहाँ के सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आता है भैया परीक्षण करना। जब हम ये सब कर लेते हैं, पूरी डाटा को, चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे करना है। फिर आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात जब हमको आंकड़ा मिल जाता है उस समस्या के समाधान के लिए, अगला कदम हमारा होता है सूचनाओं या आंकड़ों की उत्तमता को परखना कि आखिरकार जो आंकड़ा हमको मिला है क्या इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, या वो सही उतर रहा कि नहीं उतर रहा अपने पर। यह प्रयास किया जाता है कि प्राप्त किए गए जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो हमारे अध्ययन के लिए अनुकूल हैं अथवा नहीं है। यानी हम अगर एक प्रकार जिन डाटा को हमने प्राप्त किया, जिस आंकड़ा को प्राप्त किया है, क्या वह आंकड़ा हमारे समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त है, हमारी समस्या का समाधान कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका प्रयोग करेंगे। यदि उपयुक्त है तो कि उसे किस रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये भी जानकारी प्राप्त करना। परीक्षण के अंतर्गत हम जो है प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं किसी पर, ठीक है, उस घटना के समाधान के लिए उसका प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं, यानी संगठित करने के तरीके, डाटा को एक प्रकार से इकट्ठा करने के बाद में डाटा का परीक्षण किया जाता है। एक आंकड़ा सेट से दूसरे आंकड़ा सेट के संबंध देखा जाता है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के विज्ञान के नियम, खास करके जिसको टोपोलॉजी कहते हैं, तथा आंकड़ों की प्राप्ति का स्रोत इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है कि कहाँ से कौन सी सूचना आई है, उसको सूचीबद्ध कर लेने से उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण अगर सफल हो जाता है तो वही चीज़ साधारणीकरण के द्वारा सिद्धांत बन जाता है कि भाई हाँ, इस समस्या आई तो इस समस्या के लिए ये सिद्धांत फॉलो है और इस सिद्धांत के द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के आंकड़ों की पुष्टि हो जाने के पश्चात उन्हें अध्ययन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद में वो सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके उपागम। ठीक है, भौगोलिक उपागम के चरण। अगला क्वेश्चन आ चुका है, GIS का उपयोग बताइए। देखिए GIS के कई उपयोग हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली के क्षेत्रों में कई उपयोग इसका किया जाता है। सबसे पहली बात है कृषि विकास के क्षेत्र में, यानी कृषि के विकास में GIS की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, खेती वगैरह कहाँ पर कैसी मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता कैसी, सब कुछ जानकारी यहाँ से मिल जाती है। धरातलीय मूल्यांकन के विशेषण में, यानी धरातल का अगर मूल्यांकन करना, कहाँ पर ऊंचा पहाड़ है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर मैदान, झरना, ये सब जानकारी मिल जाती है। वनस्पति क्षेत्रों के परिवर्तन पहचान के लिए, यानी वनस्पतियों में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किसी विशेष एरिया में किसी वनस्पति में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है, पहले वो कैसी थी, आज कैसी हो गई है, इसके बारे में जानकारी भी GIS के माध्यम से हम ले सकते हैं। इसके अलावा भूमि कटान का विश्लेषण तथा उससे संबंधित पर्यावरणीय आपदा का विश्लेषण करने में, यानी कि कहने का मतलब है कि भूमि का कटान कैसे हुआ, वर्षा से पहले भूमि कैसी थी, वर्षा के बाद में उसकी कितनी छटाई हुई, कितनी कटी भूमि, कितना जो है प्रकार से अपरदन हुआ भूमि का, सारी जानकारी। और पर्यावरण से संबंधित जो आपदा है, उन आपदाओं का पता लगाने में GIS जो होता है, रिमोट सेंसिंग और GIS, इनका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति के प्रबोधन के लिए, यानी प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए भी उपयोगी होता है ये GIS। इसके अलावा भूमि ह्रास के प्रबंधन के लिए वनस्पति आवरण का मानचित्रण करना, यानी कहाँ कहाँ पर वनस्पतियां हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं है, भूमि क्यों कट रही है, भूमि क्यों बह रही कट करके, इसका पूरा आंकड़ा जो होता है यहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बेकार मृदा का मानचित्रण करने में, यानी कि मरुस्थलीय भूमि को इकट्ठा करने में, मतलब कि उसको जानकारी कहाँ पर मरुस्थल भूमि है, कहाँ पर बेकार भूमि है, कहाँ पर उपजाऊ भूमि है, इन सभी की जानकारी सुदूर से, मतलब कि इसके माध्यम से जो है GIS के माध्यम से हम प्राप्त कर पाते हैं।
इसके अलावा मृदा संसाधन का मानचित्रण करने में, यानी कहाँ कहाँ पर मिट्टी अच्छी है गुणवत्ता की, वो सब जानकारी जो है जीआईएस के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा भूमिगत जल के संभावित मानचित्रण करने में, भूमि के अंदर जल कहाँ पर है अच्छी मात्रा में, वो भी एक प्रकार जीआईएस के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं कि भूमि के अंदर जल कहाँ पर है। भूगार्भिक और खनिज विदोहन करने के लिए, यानी भूमि के अंदर का जो एक प्रकार से खनिज तत्व दबे हुए हैं, उन खनिजों को पता लगाने में एक प्रकार से जीआईएस की उपयोगिता बहुत होती है। इसके अलावा पिघलते बर्फ के निस्तारण की भविष्यवाणी, यानी कि जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमानियाँ पिघल रही, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं, तो वो एक प्रकार से कितने स्तर तक पिघल रहे हैं और भविष्य में कितने पिघल जाएंगे, कितने वर्ष में कितना पिघलेंगे, उनके पिघलने की दर या गति, सब कुछ जानकारी जो है जीआईएस के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा वनों की आग को प्रबोधन करने में, यानी कि एक प्रकार से वन में जंगल में आग लगी है तो आग कितने एरिया में लग चुकी है, लपट कहाँ कहाँ तक है, किस एरिया में अगर जाएँ बुताने के लिए तो कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे, सारी जानकारी। ठीक है, तो वन विदोहन के लिए, यानी कि वन में मतलब कि वन में आग कुछ जो लगी है उसको समझने में, उससे कितना नुकसान होगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। चूँकि सुदूर संवेदन के माध्यम से ऊपर हेलीकॉप्टर से फोटो खींच करके कितने एरिया में आग लगी है उतनी एरिया में एक प्रकार से बारिश करवा करके या उतने एरिया में एक प्रकार से दमकल वगैरह व्यवस्था करवा करके उसको चीज़ें करी जाती हैं। समुद्रीय उत्पादकता इत्यादि का प्रबोधन करने में, समुद्र के बारे में, समुद्र पे कहाँ कहाँ पर कितनी चीज़ें क्या मात्रा में कैसी वनस्पतियाँ विद्यमान हैं, ये सब जानकारी जो है जीआईएस के माध्यम से हम प्राप्त कर पाते हैं। तो जीआईएस के तमाम उपयोग हैं, ध्यान रखेंगे, एक एक उपयोग को आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यही सब उपयोग दीजिए, आपके दीर्घ उत्तरीय में जब क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये बात ध्यान रखिए, जीआईएस क्या है उसके उपयोग बताएं, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आप बताएं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका बेटा, प्रश्न आप देखिए, जीआईएस का त्रुटियां बताएं, यानी कितनी त्रुटियां हैं इसमें, जीआईएस में कौन कौन सी त्रुटि होती है। ठीक है, जीआईएस में जैसे उसके लाभ कई सारे हैं जो मैंने लाभ बताया अभी ऊपर तो उसकी त्रुटियां भी हैं। जीआईएस वातावरण के अंतर्गत त्रुटियां, वातावरण में कई त्रुटियां इसकी देखी गई। यहाँ पर संक्षिप्त जीआईएस मतलब संक्षिप्त में जीआईएस की अंतर्गत त्रुटियों को सूचीबद्ध किया गया है। जैसे कि कभी कभी आंकड़ों की आयु जो है निश्चित नहीं होती है। दूसरी बात, मानचित्र का मापक भी कहीं कहीं पर दिक्कत में आता है। इसके अलावा अवलोकन घनत्व, आंकड़ों की प्रासंगिकता में ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आंकड़ों की परिशुद्धता में, विषय वस्तु की परिशुद्धता में, ठीक है, ये सब एक प्रकार से इसकी कमियां कहीं ना कहीं पे देखने को मिलती है, ये त्रुटियां होती हैं। इसके अलावा प्रक्रिया से संबंधित त्रुटियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि मानचित्र डिजिटलाइजेशन त्रुटियां होती हैं, कभी कभी राष्ट्राइजेशन त्रुटियां होती हैं, धरातलीय एकीकृत त्रुटियां होती हैं, समानवीकरण से रिलेटेड त्रुटियां होती हैं। इसके अलावा लाक्षणिक बेमोल त्रुटियां होती हैं और तर्कों का दुरुपयोग कभी कभी इसमें हो जाता है। तो इस तरीके से एक प्रकार से इसको लेकर के कई त्रुटियाँ हैं, इन त्रुटियों को लिख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न आ चुका है, राष्ट्र प्रणाली की क्षमताएं क्या है। राष्ट्र प्रणाली जो होती है, राष्ट्र प्रणाली की प्रमुख क्षमताओं को निम्न रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है। सबसे पहली बात, आंकड़ों का रूपांतरण करने में राष्ट्र प्रणाली उपयोगी होती है और परतों का संचालन करने में भी, और अति व्यापन, इन तीनों में एक प्रकार से इसकी क्षमताएं होती हैं राष्ट्र प्रणाली की। अगला क्वेश्चन आ चुका, विक्टर मॉडल क्या है। विक्टर मॉडल में किसी लक्ष्य या किसी वस्तु को किसी आकृति विशेष के द्वारा सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। सही ढंग का अर्थ यहाँ पर होता है किसी वस्तु की बसाव स्थिति, दूरी तथा आयाम उचित रूप से निश्चित किया जाता है कि कहाँ पर कोई वस्तु बसी है, उसकी दूरी कितनी है, वह एक प्रकार से उसका आयाम क्या है, सब कुछ एक प्रकार से बता देता है विक्टर मॉडल। ठीक है, विक्टर मॉडल और रास्टर मॉडल, ये दो मॉडल हैं, ठीक है, जो कि जीआईएस से रिलेटेड है। रास्टर मॉडल के दो उपयोग देखिए, रास्टर मॉडल के दो उपयोग, पहला उपयोग है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी प्रदर्शित किया जाता है वह रास्टर प्रदर्शन ही होता है। रास्टर के द्वारा ही कंप्यूटर स्क्रीन पर हम जो है दूर की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। रास्टर प्रदर्शन के द्वारा ही हम जैसे कि हिमालय पर्वत की जो छवियाँ होती हैं, फोटो होती है, उसको देख पाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। और इस एक होता है स्कैनर, स्कैनर के द्वारा जो भी बिंब होते हैं वे सब रास्टर उपयोग में आते हैं। स्कैनर वगैरह जो आप प्रयोग करते हैं वो सब एक प्रकार से रास्टर मॉडल के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, विक्टर विधि के दो लाभ बताएं। देखिए, विक्टर विधि का पहला लाभ ये होता है कि दृश्य पंचशास्त्र मतलब पंचशास्त्र आंकड़ा संरचना और उपयुक्त प्रदर्शन करता है। इसके अलावा नेटवर्क अनुबंधन के साथ स्थान विज्ञान को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो विक्टर विधि में बेसिकली नेटवर्क अनुबंधन किया जाता है। ठीक है, उस आगे तो रास्टर विधि जो होती है वह एक प्रकार से क्या करती है, रास्टर विधि जो होती है वह एक प्रकार से रास्टर विधि जो होती है एक सरल और साधारण आंकड़ा की संरचना होती है, जबकि विक्टर थोड़ा जटिल होता है इससे।
विभिन्न प्रकार के धरातलीय विश्लेषण करने में अति सरल होते हैं। धरातलीय विश्लेषण करने में रास्टर प्रणाली जो है सरल होती है, जबकि वेक्टर प्रणाली जटिल होती है। रास्टर विधि के दो दोष क्या क्या हैं? देखिए, रास्टर विधि के जहाँ दो लाभ हैं या और कई लाभ हैं, वहाँ पर इसके दोष भी हैं। जैसे कि सबसे पहले बात, ग्राफिक आंकड़ों का आकार बहुत अधिक सरल हो जाता है इसमें, तो इसमें एक प्रकार से ये इसका दोष है। इसके अलावा अशोधित रास्टर मानचित्र शोधित मानचित्र की अपेक्षा कम सुंदर दिखते हैं, तो ये भी इसका दोष है। ठीक है, रास्टर और वेक्टर प्रणाली में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि देखें, प्रश्न आपसे आएगा, रास्टर और वेक्टर आंकड़ा मॉडल में दो अंतर बताएं। रास्टर और वेक्टर आंकड़ा मॉडल में दो अंतर। पहला अंतर है, रास्टर आंकड़ा मॉडल एक सरल डाटा मॉडल होता है, यानी कि ये सरल तरीके से चीज़ों को समझने में मदद करता है, जबकि वेक्टर मॉडल अत्यधिक जटिल आंकड़ा संरचना युक्त मॉडल होता है। पहला अंतर। दूसरा होता है, रास्टर मॉडल मुख्य रूप से बसाव स्थिति को केंद्रित करता है, बसाव स्थिति जो होती है उसको केंद्रित करता है, जबकि वेक्टर मॉडल जो होता है भौगोलिक आकृतियों को केंद्रित करता है, भौगोलिक आकृतियों को केंद्रित करता है, जबकि वो बसाव मॉडल को केंद्रित करता है रास्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो अंतर हो गए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन वीडियो, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग देख पा रहे हैं। बाइट क्या है? देखिए, बाइट, बिट, ठीक है, मेगा बाइट, किलो बाइट यानी एमबी, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मेगा बाइट उसको एमबी बोलते हैं, जो है किलो बाइट को आप केबी बोलते हैं, जीबी को आप गीगा बाइट बोलते हैं, इस तरीके से। तो बाइट क्या है? तो जिस प्रकार मिलीमीटर के बाद में डेसीमीटर या मिलीग्राम के बाद में डेसीग्राम आता है, उसी प्रकार से बिट के ऊपर होता है बाइट। सबसे छोटी इकाई होती है चिप की या एक प्रकार से डाटा संग्रहण की, वो होती है एक प्रकार से बिट, यानी कि बिट होता है सबसे छोटा। उसके बाद में बिट के ऊपर होता है क्या? बाइट। बाइट के ऊपर क्या होता है? ठीक है, बाइट के ऊपर कौन सा होता है आपका? किलो बाइट। क्या होता है? किलो बाइट। ठीक है, किलो बाइट के बाद में कौन सा आपका होता है? किलो बाइट। किलो बाइट के बाद में कौन सा होता है आपका? किलो बाइट के बाद में आपका कौन सा होता है? 1000 किलो बाइट जब हो जाता है, 1024 किलो बाइट, तो आपका क्या बनता है? एक जो है एक आपका एमबी बनता है। ठीक है, मेगा बाइट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, मेगा बाइट। ठीक है, फिर इसके अंदर जब 1024 एमबी हो जाता है तो 1 जीबी होता है गीगा बाइट। तो इस तरीके से ऐसे ही बिट सबसे छोटी इकाई होती है, फिर बाइट, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट। कंप्यूटर से रिलेटेड है ये। ठीक है, रोम रैम जो होता है उसी से। आगे देखते हैं, चिप होता नहीं था कि 2 जीबी का चिप है, 3 जीबी का चिप है, 3 जीबी का नहीं आता था, 1 जीबी का चिप, 2 जीबी का चिप, 4 जीबी का, 8 जीबी का, 16 जीबी का, इस तरीके से चलता था। ठीक है, तो इससे ऊपर होता है बिट के ऊपर बाइट होता है। 8 बिट का एक बाइट होता है, यानी कि 8 बिट मिलकर के एक बाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और 1024 बाइट मिलकर के क्या बनते हैं? आपके एक जो किलो बाइट बनता है, 1024 वो मिलकर के ऐसे से बनते हैं। अच्छा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास कब हुआ? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास जो है 1980 के आसपास हुआ और आज तक चल रहा है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं क्या है? 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न है, जैसे कि मनुष्य के दिमाग के अनुरूप सोचना, ये कृत्रिम बुद्धि की क्षमता भी रखते हैं जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। लंबी और सघन स्मृति, यानी कि एक प्रकार से बहुत समय तक ये अपने आप को एक प्रकार से याददाश्त में मजबूत करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें इनमें फिट कर दी गई हैं वो फिर से आप 10 साल 20 साल बाद देखेंगे तब भी वो आपके समक्ष आएंगी वैसी की वैसे। अद्भुत क्रिया गति विकसित हो गई है इसकी, यानी बहुत अच्छे तरीके से तीव्र गति से काम करता है। शक्तिशाली सॉफ्टवेयर इसका है। आजकल पहले क्या होता था कि एक भाई आप देखते हैं, पहले इंटरनेट वगैरह कितना स्लो होता था कि उसमें घूमता रहता था। एक फ़ोटो व्हाट्सएप की गुड मॉर्निंग वाली पहले जब आती थी, जो है जब 2G फ़ोन चलता था, 20 रुपये 20 MB मिलती थी 5 रुपये में, तब उसमें एक प्रकार से 2G डाटा पैक होता था। आजकल तो 4G 5G चल रहा है कि भाई तहलका मचा करके रखा है। ठीक है, तुरंत छुओ तुरंत डाउनलोड हो गया। ठीक है, बड़े से बड़े पिक्चर जो होती है 2-2 GB की, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट में डाउनलोड हो जाती हैं। तो ये सब है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का विकास 1960 ईस्वी के आसपास हुआ था। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की 2 विशेषताएं क्या क्या हैं बताएं। देखिए, तृतीय पीढ़ी की जो कंप्यूटर हैं उतना ज़्यादा एक प्रकार से विकसित नहीं थे। सर्किट बोर्ड पर ट्रांजिस्टरों यानी रेडियो के स्थान पर ISI चिप का उपयोग होने लगा था। दूसरी बात, कंप्यूटरों में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर जो थी वो बहुत कम थी। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का विकास कब और किसने किया? 1948 में जॉन बॉर्डीन, वाल्टर ब्रेटेन और वालिये सोककी ने एक लघु आकार का कंप्यूटर तैयार किया जिसको रेडियो की संज्ञा दी गई। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर क्या हो की विशेषताएं क्या है बेटा? द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न हैं, जैसे कि पहली बात, रेडियो का आकार बहुत छोटा होता था है और जो बहुत कम स्थान घेरता है।
पहले के जब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर बना था, एक कमरा इतना कंप्यूटर में रखा रहता था, पूरा पूरा कमरा भरा रहता था प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, और आजकल कंप्यूटर और छोटा हो गया। फिर मोबाइल फ़ोन बन गए, लैपटॉप बन गए, टैबलेट बन गए, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो गई। इसमें बहुत कम विद्युत शक्ति खर्च होती है, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में। इसके विफल होने की कम संभावना है पहले की अपेक्षा। ये अत्यधिक विश्वसनीय होते थे पहले की अपेक्षा, ठीक है। अच्छा, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास कब हुआ? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का विकास 1946 से 1960 के बीच में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की दो विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है कि इनका भार 30 टन के आसपास था, आयतन 3000 घन फीट था, यानी कि इसका आयतन बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला रहता था। ये बहुत देर से प्रारंभ होती थी, मतलब कि बहुत लंबा होता था, क्योंकि ट्यूब गर्म होने में समय लगता था। और एक प्रकार से ये ऐसा कंप्यूटर था कि आप अगर देख लेंगे तो कहेंगे भाई कंप्यूटर चलाएंगे नहीं, लेकिन उस समय जब ये बना था तो उसका एक प्रकार से वही बहुत महत्व था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो उनका भी कल मैंने दिया था ये लेक्चर, ठीक है। इसी तरीके से लेक्चर था प्राचीन इतिहास का, जिसमें भारत में पुरातत्व, पुरालेख और लिपि मुद्राएं पढ़नी थी, पेपर 2। इसका मैंने कर दिया है लेक्चर, तो ये लेक्चर देख लीजिएगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को इन सभी सब्जेक्ट का अगर PDF प्राप्त करना, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। SMS करके 91 61 93 60 62 पर आपको मात्र SMS करना है और आपको सारे PDF प्राप्त कर लेने हैं। आपको अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किससे आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिलेगी, मॉडल पेपर की, रिवीजन क्लास की, महासंग्राम मैराथन क्लास की, सभी की PDF नोट्स मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे वो। इसके साथ साथ दोनों पेपर के मिलेंगे, 2 सब्जेक्ट के मिलेंगे और एक सब्जेक्ट को करिकुलर, इसका भी तो आपका लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी बहुत विधौत हो जाएगी। तो जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं हमारे साथ। SMS करिए सभी लोग 91 61 93 62 पर हमसे जुड़ जाएँ मात्र 100 रुपीज़ में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जरूरी नहीं कि आप जुड़ करके ही पढ़ें, आप अगर YouTube से भी पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक प्रकार से फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि YouTube पर मैंने जिनको PDF से पढ़ना है, बेसिकली PDF वाले बच्चे जो हैं PDF प्राप्त करते पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो वो बच्चे इसमें करके वो एक प्रकार से जुड़ सकते हैं ग्रुप से। और उनके एक प्रकार से उनके लिए चूँकि और अलग से व्यवस्था भी कुछ की जाती है, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।